Hello everyone. Today is the topic of vectors used in physics. Vectors in mathematics is a very vast topic. Many type of vectors, many theorems, many operations, but I will elaborate this topic vector up to that extent which is just sufficient um, for attempting various numerical problems appearing in various chapters of physics. Most of the students might not have studied this topic before class 11, so I will start from the basics. Okay, let's start. Okay. Vectors. Physical quantities are of two types, scalar and vectors. देखिए किसी भी क्वांटिटी का जब हम नाम लेते हैं तो उसके कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। मतलब कुछ क्वांटिटीज के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और कुछ के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरत होते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। while the scalar quantities require only magnitude। मीन्स वेक्टर का क्या मतलब हुआ कि वेक्टर क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए, इंफॉर्म करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है। while there is no question of direction associated with scalar quantities। स्केलर क्वांटिटीज के साथ कोई डायरेक्शन का एसोसिएशन नहीं होता है। तो कोई भी क्वांटिटीज का आप लोग मन में सोचिए, कोई फिजिकल क्वांटिटीज का नाम सोचिए मन में, और फिर मैं बताऊंगा कि वो वेक्टर है या स्केलर है। देखिए सपोज जैसे कि हमने सोचा मास है ना, तो कोई चीज का मास 2 kg है, तो ये क्वेश्चन कभी अराइज नहीं होगा कि ये 2 kg किस डायरेक्शन में, ईस्ट में कि वेस्ट में, है ना, वो कभी जनरेट नहीं होगा ये क्वेश्चन। तो ऑब्वियसली जो मास जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। अब जैसे कोई और फिजिकल क्वांटिटी जो तुम लोगों ने पहले सुनी हो, वर्क। तो वर्क जैसे 5 जूल वर्क हो गया, तो उसमें कभी ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा कि ये वर्क जो 5 जूल किस डायरेक्शन में, वेदर इट इज इन ईस्ट वेस्ट, और वो कभी नहीं होगा। तो वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इनके साथ कोई क्वेश्चन डायरेक्शन का उठ ही नहीं रहा है। बट द फोर्स फोर्स को बताने के लिए, फोर्स को बताने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बहुत जरूरत होगी, क्योंकि अगर वो ईस्ट डायरेक्शन में लगेगा तो उसका एक अलग इंपैक्ट होगा, वेस्ट में लगेगा तो अलग इंपैक्ट होगा। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अच्छा अब ये बताइए मेरे को कि सेल्फ इंडक्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर कि वेक्टर? मैं क्या बोला, शायद समझ में भी नहीं आया होगा। सेल्फ इंडक्टेंस ये 12th क्लास में जाने पर क्वांटिटी आएगी। तो जब वो चैप्टर आएगा सेल्फ इंडक्टेंस का, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, it will be very easy to know whether it is a scalar quantity or vector quantity. So don't bother about each quantity. There is a chapter for each quantity in 11th and 12th class. So this will be easiest to know whether that quantity is scalar or vector. So let's have a look at the quantities appearing in both columns. Okay, speed is a scalar quantity, while its somewhat similar term velocity has been kept in vector in the column of vector quantities. Distance is scalar, displacement is vector। देखिए फिजिक्स में हर क्वांटिटी का एक अलग चैप्टर है, उस चैप्टर में जाके बहुत आराम से समझ में आएगा कि ये स्केलर है या वेक्टर है, क्योंकि स्केलर को बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड बोले तो साइज, उसका मॉड्यूलस, उसका साइज, और डायरेक्शन मतलब दिशा। पावर ऑब्वियसली इज अ स्केलर क्वांटिटी।
हियर टॉर्क, ये क्वांटिटी आने वाली है अगले चैप्टर्स में, है ना। मोमेंटम, बोथ लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं, है ना। प्रेशर, प्रेशर ऑब्वियसली इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो लगता है कि शायद वेक्टर होंगी, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब यहां मैं थोड़ा सा एक बात ऐड कर दूं कि एक्चुअली वेक्टर एक होता है स्केलर अलजेब्रा, एक जो बचपन से सीखते आ रहे हैं, एक होता है वेक्टर अलजेब्रा, जो मैं अब तुम्हें सिखाऊंगा। तो जो क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करती है। मींस अगर इस वायर में 3 एम्पियर करंट बह रही है और इस वायर में 4 एम्पियर करंट बह रही है, तो ये जो आउटगोइंग करंट होगी वो 3 और 4 7 एम्पियर होगी, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 3 + 4 = 7। दिस इज स्केलर अलजेब्रा एंड इलेक्ट्रिक करंट फॉलो दिस रूल। If it had been vector quantity, the answer would have been different. Okay, तो अभी तो हम इन क्वांटिटीज से थोड़ा यूज टू नहीं है, तो अभी हम ए और बी से काम चला लेंगे। ओके, एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई ए, एक हो गई बी। अब करेंगे क्या इनका? सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब हमें वेक्टर अलजेब्रा में हमको सीखना है। और जब चैप्टर्स आएंगे तो ए और बी की जगह, जैसे फोर्स के चैप्टर में ये F1 F2 हो जाएगा, वेलोसिटी के चैप्टर में V1 V2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ वेक्टर? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक सिंबल होता है, एक वेक्टर डायग्राम होता है। सपोज आपको एक इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा देखिए, ये पूरा मैं चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो कुछ मैं पहले से ही बता दूंगा, स्टूडेंट सीख लें उसको, कि मैं इस टाइप का एक रेफरेंस यूज करने वाला हूं, जिसमें ये, इसको मैं ईस्ट मानूंगा, इसको नॉर्थ मानूंगा, ये वेस्ट और ये साउथ। ऑब्वियसली वर्टिकल अपवर्ड ये हो जाएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड इनटू द बोर्ड हो जाएगा। मतलब ये वर्टिकल अपवर्ड हो जाएगा, ये वर्टिकल डाउनवर्ड, ठीक है। तुम्हारी जो नोटबुक है वो तुम्हारी लैब में हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, तो वर्टिकल अपवर्ड टुवर्ड्स स्काई हो जाएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड अपोजिट टू दैट हो जाएगा ना। और ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बना लिए करिए। तो जैसे कि हमको ये किसी ने ये इंफॉर्मेशन दिया, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज वर्किंग ऑन अ पार्टिकल टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, ये इंफॉर्मेशन दी है। तो इसको वेक्टोरियली इसका डायग्राम बना के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक स्केल मान लेंगे, जैसे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एप्रोप्रिएट स्केल मान ली। तो 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एक लंबी लाइन खींच देंगे 10 सेंटीमीटर लंबी, या अंदाज से अपन खींच लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्केल वगैरह का यूज करने की जरूरत नहीं है। और ये लाइन किधर खींचनी है? इस तरफ? नहीं नहीं नहीं, जो फिर इसके लिए डायरेक्शन चेक करेंगे। तो डायरेक्शन किधर है? ईस्ट की तरफ। तो एक लंबी लाइन खींच लेंगे इस स्केल के हिसाब से, और ये अप्रोक्सीमेटली, सो दिस इज द एरो, दिस इज कॉल्ड एरो हेड ऑफ द वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड टेल ऑफ द वेक्टर। द लेंथ ऑफ द वेक्टर डायग्राम इज एन इंडिकेटर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड द एरोहेड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ओके, अभी इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते कैसे हैं? जैसे ये फोर्स है तो F लिख देते हैं ऐसे, पर ये एक वेक्टर है तो ये बताने के लिए ऐसे एक एरो लगा देते हैं लेफ्ट टू राइट। ओके, और ये इस प्रकार से हो जाता है F वेक्टर। तो हियर ये जो 10 न्यूटन था वो उसका मैग्नीट्यूड था। अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे F वेक्टर लिख देते हैं, और ये बताने के लिए कि हम इसका मैग्नीट्यूड साइज या मॉड्यूलस बताना चाह रहे हैं, तो दो स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे और लिख देंगे F वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन।
मींस मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। अगर ये सब नहीं करना हो तो ऐसे करके ऐसे सिंपल में भी लिख देंगे, तो अगर कुछ भी नहीं हो तो ये ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो ठीक है, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो फिर ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट हो जाएगा, ये नहीं कर सकते हैं। एफ वेक्टर मतलब गलत तो नहीं है पर इनकम्प्लीट है, बिकॉज यहाँ वेक्टर नोटेशन यूज कर रहे हैं और यहाँ अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अक्सर फिर यहाँ पर इसको कंप्लीट कैसे करेंगे इस स्टेटमेंट को? इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर कोई यूनिट वेक्टर अटैच किया जाता है, जिसको मैं बाद में बताऊंगा। कोई अप्रोप्रिएट यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन को देखकर यहाँ अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए ये प्रॉब्लम है, एक पार्टिकल है और दैट इज एक्टेड अपॉन बाय 4 फोर्सेस। एक फोर्स है 10 न्यूटन ईस्टवर्ड लग रहा है, एक 20 न्यूटन नॉर्थवर्ड, एक 5 न्यूटन वेस्टवर्ड, एक 10 न्यूटन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, एक ही पार्टिकल पर। तो उसकी ड्राइंग करनी है हमको। तो उसकी ड्राइंग कैसे करेंगे? अब जैसे कि ये 10 न्यूटन ईस्टवर्ड है, तो ये एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, पार्टिकल हो गया 10 न्यूटन ईस्टवर्ड है। तो पहला 10 न्यूटन हम अपनी मर्जी से बना लेंगे, अपनी कॉपी के हिसाब से। ये 10 न्यूटन हो गया, ओके। F1 लिख दीजिए यहां पर, है ना, F1 जिसका मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन है। अब 20 न्यूटन नॉर्थवर्ड है, तो नॉर्थ किधर है? ऊपर की तरफ, तो 20 न्यूटन नॉर्थवर्ड हो गया, ये F2 हो गया, ठीक है। नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ की तरफ बनाना पड़ेगा। अब ये गलत हो गया, अगर इसको हम 10 न्यूटन मान चुके हैं तो 20 न्यूटन इससे डबल साइज का होगा। तो ड्राइंग करते समय थोड़ा सा अब इसका ख्याल रखना पड़ेगा कि इससे थोड़ा बड़ा तो दिखे। अब जस्ट डबल के लिए तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए बनाने के लिए, लेकिन थोड़ा इससे बड़ा तो दिखे। तो ये हो गया 20 न्यूटन। 5 न्यूटन वेस्ट है, वेस्ट किधर है? इस तरफ। तो 5 कैसा होता है? 10 का हाफ, तो अप्रोक्सीमेटली हाफ साइज, दिस इज F3, वेस्ट की तरफ है। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या होता है? साउथ और ईस्ट के ठीक बीचों बीच में होता है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 10 न्यूटन है, तो सेम साइज का ऐसे 45 डिग्री एंगल पर, और ये F4 हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया। तो while drawing a vector, two things must be kept in mind, that the length of vector diagram represent its magnitude while the arrowhead represent its direction, okay। देखिए बहुत टाइप के वेक्टर्स होते हैं, यूज के हिसाब से अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं, बट जो फिजिक्स में काम आएंगे वो थोड़ा मैं बता रहा हूं। जैसे कि इक्वल वेक्टर्स, बताइए ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल है क्या? मैंने सेम साइज का ड्रॉ किए हैं, भले ही इनके मैग्नीट्यूड सेम हैं लेकिन डायरेक्शन इनकी अलग अलग है, तो दीज टू वेक्टर्स कांट बी कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स। अब बताइए ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं क्या? नो, हियर द डायरेक्शंस आर सेम but the magnitudes are different, so these two are not equal vectors। अब बताइए ये equal vectors हैं क्या? बिल्कुल ये equal vectors हैं, क्योंकि यहां पर magnitude and direction both are same। तो अगर इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो बड़े आराम से हम बोल सकते हैं कि A is equal to B, equal vectors। मल्टीप्लाइंग, अगर किसी वेक्टर को हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विद अ स्केलर, जैसे कि अगर ये ए वेक्टर है, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, मैग्नीट्यूड चेंजेस अकॉर्डिंगली। मीन्स अगर ये ए वेक्टर है और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a वेक्टर। अगर -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई करने से अपोजिट वेक्टर आ जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और चूंकि 1 का मल्टीप्लाई किया है तो ये -a वेक्टर हो गया। अब -½ का मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये जैसे इसका आधा हो जाएगा, इसके रेफरेंस में बोल रहा हूँ, माइनस हाफ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइज भी आधा हो जाएगा और डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये जब दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो ऐसे पेयर को अपोजिट वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और बताना चाहता हूं मैं इसमें। अब यूज के हिसाब से वेक्टर होते हैं, जैसे पोजीशन बताने के लिए यूज करते हैं तो पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, है ना। और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, तो उस डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जा रहे हैं हम। और एक और चीज की बहुत जरूरत पड़ने वाली है फिजिक्स में, यूनिट वेक्टर्स। देखिए, फ्रॉम द नेम इट इज क्लियर दैट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन। मैग्नीट्यूड्स ऑफ यूनिट वेक्टर इज वन। देखिए, वन का बड़ा यूज है, जैसे 3 में 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो इट डज नॉट अफेक्ट मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर के अटैचमेंट से मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इट इन्फॉर्म्स अबाउट द डायरेक्शन जस्ट बाय इट्स प्रेजेंस। मीन्स जैसे अभी मैंने बोला था कि फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन लिखा हुआ है, तो ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड शो हो रहा है, डायरेक्शन शो नहीं हो रही है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर कोई यूनिट वेक्टर अटैच करना पड़ेगा। देखिए, मैंने यू का यूज किया, यूनिट वेक्टर, और कैप लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर्स को। तो ये एक कोई अप्रोप्रिएट यूनिट वेक्टर है जिसके बारे में हमें पहले से मालूम होता है। तो जो कुछ यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसे कि आई कैप, जे कैप। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर, ऐसा मान लिया गया है, along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऑब्वियसली माइनस आई कैप होगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, जैसे अब मेरे डायग्राम के रेफरेंस के हिसाब से मैं ईस्ट डायरेक्शन में भी बोल सकता हूँ ना, तो ईस्ट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया आई कैप। तो जब मैं आई कैप बोलूंगा तो आप समझ जाना कि मैं ईस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ। प्रिसाइजली ये होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। जे कैप इज द यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव वाई एक्सिस। ऑब्वियसली नेगेटिव जे कैप जो होगा वो साउथ की तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव जे कैप नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ठीक है, के कैप इज द यूनिट वेक्टर along पॉजिटिव जेड एक्सिस। So I, j, k are the unit vectors along x axis, y axis and z axis respectively। माइनस का मल्टीप्लाई होने पर रिवर्स हो जाता है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जैसे कि जो फोर्स हमारा मैंने बताया था कि ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा था, तो अगर किसी ने यहां पर ऐसे लिख दिया तो कोई भी रीडर जब भी कभी इसको पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि 10 न्यूटन का फोर्स है और आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दैट इज यूजुअली ईस्ट। सो ये यहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये 10 न्यूटन का फोर्स है, ईस्ट की तरफ एक्ट कर रहा है। तो ये यूनिट वेक्टर्स बहुत यूज के होते हैं, अपनी प्रेजेंस से डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब अपन इतनी इंफॉर्मेशन की हेल्प से ही वेक्टर अलजेब्रा को शुरू करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा स्केलर अलजेब्रा से थोड़ा डिफरेंट होता है। स्केलर अलजेब्रा जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, 3 + 4 = 7, 5 + 7 = 12, है ना, ये स्केलर अलजेब्रा है। वेक्टर अलजेब्रा में बहुत कुछ अलग हो सकता है। 3 + 4 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 3 + 4 7 भी हो सकता है। जब दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड 3 और 4 है, उनको जोड़ेंगे तो बहुत अलग अलग टाइप के रिजल्ट आ सकते हैं। वो उस पर डिपेंड करेगा कि उनके बीच का एंगल क्या है। एंगल के वेरिएशन के हिसाब से रिजल्ट्स जो बदलते जाएंगे। तो हम सीखते हैं वेक्टर अलजेब्रा, और अलजेब्रा में सबसे पहली बात क्या होती है, एडिशन। तो okay, now we will learn about addition of vectors. Suppose we are given two vectors. This is a vector and this is b vector. Okay, और now we are asked to draw a plus b। कैसे करेंगे a plus b की ड्राइंग कैसे करेंगे, पहले ड्राइंग करना आना चाहिए।
फिर साइज वगैरह निकालना, डायरेक्शन वगैरह निकालना वो बाद में सीखेंगे। पहले तो ए प्लस बी ड्रॉ कैसे करेंगे, तो उसके लिए दो रूल्स हैं। पहला है ट्राइंगल रूल और दूसरा है पैरेललोग्राम रूल। ट्राइंगल रूल, ट्राइंगल रूल से अपन इसको कैसे करेंगे, सेलेक्ट अ पॉइंट, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, select a point, draw first vector, then draw second vector from the head of the first vector। थोड़ा फास्ट हो गया। देखिए एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और उससे पहला वेक्टर जब ड्रॉ करेंगे तो दो बातों का ख्याल रखेंगे, बिल्कुल पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है, इस वेक्टर को यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट करना होता है, डायरेक्शन वही रहनी चाहिए और साइज भी ऑल्टर नहीं होना चाहिए, जो साइज इसका है वही साइज यहां होना चाहिए। फिर जब दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे वेक्टर बी, तो पैरेलल ट्रांसलेशन कर लेंगे यहां से यहां तक। ट्रायंगल रूल ये कहता है कि पहला वेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो दूसरा वेक्टर ड्रॉ होगा वो पहले वेक्टर के हेड से खींचना होगा। तो ड्रॉ सेकंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। एंड दो बातों का ख्याल रखेंगे, मैग्नीट्यूड वही का वही कॉपी पेस्ट करना है, यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट करना है। थोड़ा मिस्टेक हो जाएगी, वो उस पर ध्यान मत देना क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही पैरेलल ट्रांसलेशन होता है। तो ये यहां से यहां इसको कर देंगे, साइज वही रखेंगे। हो गया। तो कौन कौन से स्टेप्स हो गए, सिलेक्ट अ पॉइंट, ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, ड्रॉ सेकंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। नाउ द फाइनल स्टेप, join starting point with the end point and mark an arrow towards the end point, mark an arrow towards the end point, and this vector will be is called as a plus b, this is called as a plus b। देखिए बोलने में ही बोलते हैं इसको a प्लस बी, बाकी ऐसा नहीं है कि इसका, ये तो ज्योमेट्री में 10th में पढ़ाई होगा, जैसे अगर ये लाइन 5 सेंटीमीटर लंबी है और ये लाइन 7 सेंटीमीटर लंबी है तो 5 प्लस 7 ये लाइन 12 तो नहीं होगी कम से कम। ये तो हमने ज्योमेट्री में पढ़ाई है कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये 5 है तो ये 7 है तो ये 12 तो नहीं होगी, लेकिन बोलने में इसको लिखा ऐसे जाता है ए प्लस बी। एल्दो ये ए प्लस बी का जो साइज है वो ए के साइज और बी के साइज के सम के बराबर नहीं होगा, बट इसको वेक्टर्स की लैंग्वेज में ए प्लस बी लिखा जाता है। और ये इसका एरो हो गया, ये इसका हो गया, ठीक है। अगर ए प्लस बी को ध्यान से देखते रहना है तो ये इसको हटा दीजिए, आपको सिर्फ ए प्लस बी दिख रहा होगा। ये है ट्राइंगल रूल। इसमें एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के हेड से स्टार्ट करते हैं। अब लगे हाथ में या ट्रायंगल रूल के साथ पॉलीगॉन रूल भी बता देता हूं। आपको पॉलीगॉन रूल में कई सारे वेक्टर्स दिए हैं, ए बी सी डी ई, और आपको कहा गया है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई ड्रॉ करके बताओ। तो क्या करेंगे, पहला वेक्टर ड्रॉ कर लो ए वेक्टर, ए वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर लो बी वेक्टर, बी वेक्टर के हेड से तीसरा वेक्टर ड्रॉ कर लो सी वेक्टर, सी वेक्टर के हेड से चौथा वेक्टर ड्रॉ कर लो डी वेक्टर, और डी वेक्टर से ई वेक्टर ड्रॉ कर लिया, ये ई वेक्टर, और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को सीधे कनेक्ट कर दो तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। हेड से स्टार्ट करने का मतलब ही एडिशन करना होता है। अब वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम अब वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन से सीखेंगे।
उसमें क्या होता है कि सपोज वी आर गिवन टू वेक्टर्स ए एंड बी, सो सेलेक्ट अ पॉइंट, ओरिजिन हो गया ये, इसी से ए वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं और उसी पॉइंट से बी वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये थोड़ा और भी अच्छा है। क्या अच्छा है इसमें कि एक तो एक ही पॉइंट से दोनों वेक्टर की टेल्स हैं, तो वो एंगल सही समझ में आ जाता है। ये दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ट्रायंगल रूल में जब हमने किया था तो जैसे ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था, तो कई बार बच्चे ये मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ए और बी के बीच का ये एंगल है। जी नहीं, वो फिर अगर उसमें समझना है एंगल को तो उसको ए को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा और एंगल ए और बी के बीच का यही होगा। ठीक है, तो यहां तो एंगल बिल्कुल क्लियरली समझ में आता है। अब तो ए और बी दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर लिए। अब ए प्लस बी कैसे ड्रॉ करेंगे? हाउ डू वी फाइंड ए प्लस बी? उसके लिए क्या है, इन टेकिंग दीज टू वेक्टर्स एज द एडजेसेंट साइड्स कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम and the diagonal of that parallelogram will indicate a plus b। अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, अब आप पैरेललोग्राम रूल से और ट्रायंगल रूल से, पहले पैरेललोग्राम रूल से फिर ट्रायंगल रूल से a प्लस बी ड्रॉ करके देखो, है ना। वीडियो को पॉज करके और फिर a प्लस बी पहले ड्रॉ करके देखो दोनों रूल से। देखिए देखिए, पैरेललोग्राम रूल से a प्लस बी ड्रॉ करेंगे तो उसमें एक पॉइंट लेंगे, a वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, सेम पॉइंट से b वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। नाउ टेकिंग द a and b as the two adjacent sides of a parallelogram, we constructed a parallelogram। okay, now a plus b कौन देता है? डायगोनल। अब इसमें दो डायगोनल होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। क्योंकि ये a प्लस बी है तो अक्सर बच्चे ये वाला डायगोनल बना देते हैं, मतलब प्लस है तो थोड़ा बड़ा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है वेक्टर्स में। कौन सा वाला डायगोनल हमें सोचना है? जो ओरिजिन से जा रहा है, जिस पॉइंट से दोनों वेक्टर ड्रॉ किए हैं उस ओरिजिन से पास होने वाला जो वेक्टर है उसको हम a प्लस बी कहते हैं। ये a प्लस बी नहीं होता है, इनफैक्ट आगे चल के देखेंगे हम ये a माइनस बी होता है, ये a प्लस बी नहीं होता, तो ये a प्लस बी हो जाएगा। लेट अस डू सेम एक्सरसाइज with the help of triangle rule। select a point, draw first vector, draw second vector from the head of the first vector, head of the first vector। okay, now join starting point with the end point and mark an arrow towards the end point, mark an arrow towards the end point, and this is called a plus b। अब देखिए यहां पर a प्लस बी आ रहा है, ऐसा लगभग ऐसे यहां पर आ रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करेंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो इस प्रकार से चाहे ट्रायंगल रूल से करें चाहे पैरेललोग्राम रूल से करें, ऐसे a प्लस बी आ जाता है। ठीक है, अब एक चीज मैं तुम्हें मैं बताना चाहता हूं, मैंने अभी बोला था कि जैसे दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो 3 प्लस 4 7 भी हो सकते हैं, 3 प्लस 4 6 भी हो सकते हैं और 3 प्लस 4 2 भी हो सकते हैं। तो वो सब कैसे है थोड़ा सा देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे इस बात को। जैसे ये a वेक्टर है, ठीक है, अगर a और b के बीच का एंगल एक्यूट है, कम है, तो वी सी की जो रिजल्टेंट है वो बड़ा आ रहा है। अगर इसके बीच का एंगल हम बढ़ा देते हैं, सिर्फ एंगल बढ़ाया है, तो हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड थोड़ा सा छोटा हो गया। एंगल ऑब्ट्यूस कर देंगे
तो मैग्नीट्यूड और कम हो गया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट मींस एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। सबसे मैक्सिमम रिजल्टेंट तब आता है जब दोनों वेक्टर्स सेम लाइन में हो, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, मैंने ट्रायंगल रूल का यूज कर रहा हूं, वो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा। और ये वो स्थिति हो गई जैसे 3 + 4 = 7, मतलब वेक्टर एडिशन इज नाउ जस्ट लाइक स्केलर एडिशन। खुश हो जाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें तो। और सबसे मिनिमम रिजल्टेंट तब आता है, जैसे एक वेक्टर ए है, सपोज इसका साइज 4 है, एक वेक्टर बी है, इसका साइज 3 है, और ये अपोजिट है, 180 डिग्री के एंगल पर है, तो फिर a + b का रिजल्टेंट जो होगा उसका साइज मिनिमम होगा। ये 4 और ये 3, तो 4 और 3 1, ऐसे करके आएगा। ये देखिए यहां हमने 4 में से 3 घटाया है, लेकिन स्टिल द रिजल्टेंट वेक्टर अपीयरिंग इज कॉल्ड एज a + b। स्टिल दिस इज कॉल्ड a + b। तो वही मैं बोल रहा था कि अगर कोई दो वेक्टर्स हैं तो उनका मैग्नीट्यूड में बहुत वैरायटी हो सकती है। अच्छा बताइए, चलिए, एक फोर्स है 10 न्यूटन और दूसरा फोर्स है 7 न्यूटन। ओके, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कहां से कहां तक हो सकता है, इसकी रेंज क्या हो सकती है? You are allowed to vary angles between f1 and f2. You are allowed to vary between angles, f1 और f2 के बीच का एंगल आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि ये f1 और f2 10 न्यूटन 7 न्यूटन है, आप इनके बीच का एंगल वेरी कर सकते हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड की रेंज, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है? तो मैं बता देता हूं कि इसमें अगर f1 f2 को ऐड किया जाएगा ना, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा 17 न्यूटन। वो कब होगा? वो तब होगा जब f1 एंड f2 आर वर्किंग इन सेम डायरेक्शन, तो मैक्सिमम हो जाएगा 17 न्यूटन। और मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा? मिनिमम रिजल्टेंट होगा जब f1 और f2 अपोजिट होंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 10 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 3, और बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। लेकिन हम कहेंगे इसको अभी भी f1 + f2। यहां f1 + f2 ऐसा हो जाएगा, कहेंगे इसको अभी भी f1 + f2। तो 10 और 7 का रिजल्टेंट थ्री से लेकर f1 + f2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3, तो 3 से लेकर 17 तक कुछ भी हो सकता है। अब 3 और 17 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, 3.1 3.2 कुछ भी हो सकता है ये। अब ये अनुमान तो लग गया कि भाई 3 से लेकर 17 तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली होगा कितना, ये पता लगाने के लिए नाउ वी नीड अ फॉर्मूला। ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, देखो बच्चों, ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी, और ये इंफॉर्मेशन है कि इनके बीच का एंगल, इंटरनल एंगल थीटा है। हमें a + b हमने ड्रॉ कर लिया, इनको पैरेललोग्राम बना लिया और a + b ड्रॉ कर लिया। अब ये भी क्वेश्चन पूछने वाले ने बोल दिया है कि a वेक्टर का जो साइज है वो स्मॉल a है और b वेक्टर का साइज है वो स्मॉल b है। साइज मींस मैग्नीट्यूड,
मैग्नीट्यूड्स जो है वो ए और बी हैं। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है, इसका मैग्नीट्यूड बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ए प्लस बी का साइज क्या होगा? इसके लिए सिर्फ हमें ज्योमेट्री का ज्ञान होना चाहिए, वेक्टर्स में और कुछ है ही नहीं है। अगर आपको ज्योमेट्री क्लियर है और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज मालूम है तो बड़े आसानी से आप पता कर सकते हैं कि ये सब क्या चक्कर है। जैसे इस साइड की मेजरमेंट ए है, इस साइड की मेजरमेंट बी है, ये एंगल मालूम है, तो ए प्लस बी की साइज क्या होगा? ज्योमेट्री की बात है ये। तो ए प्लस बी का साइज पता करने के लिए अब मैं डेरिवेशन करा रहा हूं, उसमें क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और इस पॉइंट को डी मार्क करते हैं। तो a प्लस बी का साइज मींस लेंथ ऑफ लाइन OC, लेंथ ऑफ लाइन OC। so how will we determine OC? so in triangle OCD, triangle OCD, OC square is equal to OD square plus DC square। OC square is equal to OD square plus DC square। अब OC square is equal to OD क्या होगा? OA plus AD, OA plus AD का होल स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, OA plus AD का होल स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, OA मीन्स स्मॉल a, AD मीन्स AD क्या होगा? AD नहीं मालूम है। तो AD के लिए फिर यहां पर थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। देखिए ये साइड का जो मेजरमेंट है OB का वो B है, तो अगर ये B है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के हिसाब से ये भी B होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब अगर ये B है तो ये B cos थीटा हो जाएगा, B इंटू cos थीटा, और ये B इंटू साइन थीटा हो जाएगा। अब ये समझ में नहीं आया होगा कुछ बच्चों को कि B cos थीटा कैसे हो जाएगा, B sin थीटा कैसे हो जाएगा। वो ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते हैं कि जैसे ये ट्रायंगल ACD में अगर अपन देखें तो ट्रायंगल ACD में साइन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर DC अपॉन हाइपोटेनियस B, सो DC इज इक्वल टू B sin थीटा। और इसमें cos थीटा का फॉर्मूला लगा दें तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस AD upon B, so this is AD is equal to B cos theta, AD is equal to B cos theta, DC is equal to B sin theta। तो इस टाइप से हो जाएगा ये। अब AD की जगह हम क्या रख देंगे? B cos theta स्क्वायर, DC की जगह क्या रख देंगे? B sin theta स्क्वायर। अब a प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म्स को क्लबिंग कर देंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आके कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है प्लस 2ab कॉस थीटा, तो दिस इज OC स्क्वायर। Now OC is equal to square root of a square plus b square plus 2ab cos theta। अब इस OC को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, और क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, परिणामी का परिमाण, परिणामी का परिमाण ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए ये आ गया, साइज निकालने का फॉर्मूला आ चुका है। तो बच्चों ये बताओ कि आर वी कंप्लीटली नोन टू ए प्लस बी? ए प्लस बी की जानकारी हमको हो गई? जी नहीं। फॉर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ वेक्टर वी नॉट ओनली नीड magnitude but the direction also, so still we are not clear about the direction of a plus b। मैग्नीट्यूड मालूम पड़ गया लेकिन डायरेक्शन कहां मालूम है? डायरेक्शन तो नहीं मालूम। अब a प्लस बी की डायरेक्शन बताने के लिए क्या किया जाएगा? चाहे तो इसका एंगल a से बता दो, चाहे b से बता दो, एंगल बताना पड़ेगा। तो सपोज a से एंगल बता देते हैं इसका, माना जो a प्लस बी है
वो वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है। इस अल्फा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए हमको। क्या होगी इस अल्फा की वैल्यू? वो भी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मालूम पड़ जाएगा। ट्रायंगल ओसीडी में, इन ट्रायंगल ओसीडी tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? डीसी। बेस क्या है? ओडी। डीसी अपॉन ओडी। अब व्हाट इज डीसी? डीसी इज बी साइन थीटा। व्हाट इज ओडी? ओडी इज ओए प्लस एडी। ओए कितना था? ए। एडी कितना था? बी कॉस थीटा। तो ये ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इस प्रकार से हमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी मालूम पड़ गया और डायरेक्शन भी मालूम पड़ गई। देखिए ये जो फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, इसमें अल्फा के बारे में स्पेशली मालूम होना चाहिए कि अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद ए वेक्टर। इफ अल्फा हैड बीन मेजर्ड फ्रॉम बी, तो फिर स्टोरी वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए। अल्फा इज इक्वल, देन इट वुड बी अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो जिस वेक्टर से हम एंगल ले रहे हैं, आप उसमें वैरायटी मत रखो, ए से ही नापने का रखो। तो ए से नाप रहे हैं तो स्टोरी विल स्टार्ट फ्रॉम बी। तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स। स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मींस जैसे ए और बी है वो कोलिनियर है, तो फिर a प्लस बी का साइज क्या होगा? मैं एक बार ये फॉर्मूला लिख देता हूं। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, तो अगर थीटा दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तो आप यहां पर देखिए कि ये cos 0 1 हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ए प्लस बी का साइज ए प्लस बी ही हो जाएगा। बहुत खुश हो जाइए आप। मतलब अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री हो तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। 5 + 7 12, 4 + 5 9, जैसा बचपन से करते आ रहे हैं वैसे वैसे सिंपली जुड़ जाएंगे। अगला स्पेशल केस है इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, ऐसे राइट एंगल हो, तो फिर a प्लस बी का साइज क्या होगा? फिर a प्लस बी का साइज क्या होगा? यहां पर देखिए cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 0 इंटू 2ab 0, और ये रह जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइज ऑफ a प्लस बी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का साइज ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो फिर क्या होगा? यहां से आएगा वो cos 180 -1 -2ab अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फिर a प्लस बी का जो साइज होगा वो a माइनस बी होगा या b माइनस से होगा। बड़े वेक्टर के मैग्नीट्यूड में से छोटे वेक्टर का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा a प्लस बी वो बड़े वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हो जाता है। हियर अगर दो वेक्टर्स हैं ए और बी और दोनों का साइज इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा?
फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी क्या है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ए और बी दोनों एक्स हैं ऐसा मान लिया है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2xx cos थीटा एंड सॉल्विंग ये 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, 2x स्क्वायर कॉमन आ गया 1 प्लस cos थीटा। हाँ 4x स्क्वायर cos थीटा मत कर देना इसको, ऐसा थोड़ी होता है। तो 2x स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री की बात है, फिलहाल बॉदर मत कीजिए आप, इसको 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस 1 इधर आता है, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ जब 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, जब यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो वैसे ही मैंने किया 1 प्लस cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 2 का पेयर बन गया, 2x स्क्वायर का x हो गया, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का cos ऑफ थीटा बाई 2 हो गया। तो अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, सपोज x है और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 2x cos थीटा बाई 2 हो जाता है। इनके भी स्पेशल केस जल्दी जल्दी मगअप कर लिए जाए तो अच्छा, थीटा इज इक्वल टू 0, दोनों का साइज बराबर है, तो ऐसी कंडीशन में a प्लस बी का साइज क्या हो जाएगा, 2x। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर दो वेक्टर्स का साइज इक्वल है, एंगल 60 डिग्री है, तो a प्लस बी का साइज क्या हो जाएगा, 2x cos 60 बाई 2, 60 बाई 2 30, cos 30 रूट 3 बाई 2, और ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, x रूट 3 हो जाएगा। याद कर लो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री को भी याद कर लो। अगर दोनों वेक्टर्स का साइज इक्वल है और बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो a प्लस बी का जो साइज होगा वो x रूट 2 हो जाएगा। a प्लस बी का जो साइज होगा वो x रूट 2 हो जाएगा। देखिए थीटा इज इक्वल टू 120 मींस टू वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ओके, तो फिर क्या होगा, वही 2x cos थीटा बाई 2 से करेंगे। तो a प्लस बी का साइज यहां पर होगा, थोड़ा स्पेशल है ये, 2x cos 120 बाई 2, cos 60 होता है 1 बाई 2, तो x हो जाएगा। ये कि बड़ा अच्छा है ये ना, कि दोनों का साइज x था a और b का, और इनके रिजल्टेंट का साइज भी इनके बराबर हो गया। तो ये काफी स्पेशल सा है कि when two vectors of equal magnitude are oriented at an angle of 120 degree, the magnitude of their resultant is equal to the magnitude of each vector. If theta is equal to 180 degree, obviously ये कैंसल आउट कर देंगे। उस कंडीशन में a प्लस बी का साइज 2x cos थीटा बाई 2, 180 बाई 2, 90 cos 90, 0 0 हो जाएगा। तो अगर कोई दो वेक्टर्स हैं सेम डायरेक्शन में, तो x और x 2x, 60 डिग्री पे x और x x रूट 3, 90 डिग्री पर x और x x रूट 2, 120 डिग्री पे x और x x, और 180 डिग्री पर x और x 0। देखिए बच्चों, अब आप ये वेक्टर्स मुझे ड्रॉ करके बताओ। ये a वेक्टर है 3i प्लस 6j, हाउ डू वी ड्रॉ इट? टू डायमेंशनल वेक्टर है और इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है वो मैं बता रहा हूं आपको। अब वही बात है कि ये 3i और 6j का एडिशन वेक्टर है। 3i किधर खींचूं? 3 एक मैग्नीट्यूड है, 3i ऐसे खींचूं 3i? जी नहीं, ये i कैप हमें ये डायरेक्शन दे रहा है कि i कैप मींस यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये 3i जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 3 अपन ने से बना लिया 3i कैप। 6j 6 3 का डबल है, और ये j कैप हमको क्या बोल रहा है, y एक्सिस के अलोंग जाना पड़ेगा। तो हेड से जाएंगे तो ट्रायंगल रूल होगा, और सेम पॉइंट से जाएंगे तो पैरेललोग्राम रूल से जाएंगे। चलिए सेम पॉइंट से चलते हैं। ये 6 जो है वो 3 का डबल होगा, ठीक है।
अभी ए वेक्टर नहीं आया है, ए वेक्टर क्या है, 3i और 6j का एडिशन। तो 3i और 6j का 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 3i और 6j का एडिशन, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर। अब अगर कोई कहे कि इस ए वेक्टर का साइज कितना है, 3 जी नहीं, 6 जी नहीं, तो ए वेक्टर का साइज कितना होगा? अगर जो भी पाइथागोरस थ्योरम को जानते हैं वो तुरंत समझ जाएंगे कि इसका जो साइज होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर होगा। तो ये जानने के लिए ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही हमको मालूम है, आइए जो देख के समझ गए कि ये 2 डायमेंशनल वेक्टर है। तो कोई भी 2 डायमेंशनल वेक्टर अगर दिया हो, जैसे कि आपको ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है, 3 की जगह सपोज ए एक्स लिख लिया मैंने ना, 6 की जगह मैंने ए वाई लिख लिया, तो ऐसे करके अगर लिखा हो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, तो मेरा ये कहना है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। आई कैप का कॉफिशिएंट उठाओ स्क्वायर करो, और जे कैप का कॉफिशिएंट उठाओ स्क्वायर करो, जोड़ दो और रूट ले लो। इस टाइप से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी, एंड व्हाट अबाउट इट डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए एक बार फिर से मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। ये ए एक्स हो गया, ये ए वाई हो गया, और ये हो गया आपका ए वेक्टर विच इज ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। और डायरेक्शन बताने के लिए एक्स एक्सिस से ये एंगल बताया जाता है अक्सर अल्फा, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए वाई, so ए वाई अपॉन ए एक्स, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। अगर कोई भी 2 डायमेंशनल वेक्टर हमको दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये करते हैं और डायरेक्शन निकालने के लिए ये करते हैं। यहाँ अल्फा क्या है? अल्फा ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल है। अल्फा ए वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देख रहे हैं, तो जे कैप के कोफिशिएंट को न्यूमरेटर साइड रखेंगे और आई कैप के कोफिशिएंट को डिनोमिनेटर साइड रखेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। सिमिलरली अगर ये 3 डायमेंशनल वेक्टर होता, सपोज जैसे ऐसे करके होता, ये देखिए ऐसे में होता, और वो बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा मैं, तो ऐसे 3 डायमेंशनल वेक्टर होता, तो फिर क्या करते हैं? जैसे ये 3 डायमेंशनल वेक्टर होता है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, तो इसमें क्या होता है? ए एक्स ए वाई ऐसे होगा, ए जेड ऐसे हो जाएगा, और फिर उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो है। तो इसमें जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो ऐसे निकाल लेते हैं, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। बट डायरेक्शन बताने के लिए ये नहीं चलेगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो स्पेस में हो सकती है, तो उसकी डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक एंगल एक्सिस से एंगल बताना सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए हमें हर एक्सिस से उसका एंगल बताना पड़ता है। अगर ए वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन कॉस अल्फा, ये डायरेक्शन कोसाइंस का यूज किया जाता है। कॉस अल्फा मतलब ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया? अल्फा। तो अल्फा कैसे मालूम पड़ेगा? कॉस अल्फा इज इक्वल टू, एक्स एक्सिस से एंगल पता करना है तो आई कैप के कोफिशिएंट को उठा लीजिए और उसमें ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डिवाइड मार दीजिए। मींस अगर वाई एक्सिस से एंगल पता करना है तो जे कैप के कोफिशिएंट को उठा लीजिए, और जेड एक्सिस से पता करना है
तो ये डायरेक्शन कोसाइंस होती हैं, यूज करेंगे फिजिक्स में तब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे ए वेक्टर है 4i प्लस 3j माइनस 2k, बी वेक्टर है 3i माइनस j प्लस 7k। तो अब हमें a प्लस बी पता करना है। कैसे करेंगे इसको? a प्लस बी पता करना है ना, तो बहुत सिंपल हो जाता है यूनिट वेक्टर से। a प्लस बी जो होगा वो पता करने के लिए इसमें सेम आई कैप वाले जुड़ जाएंगे, जैसे बिल्कुल पहले एक्स वाई वाले जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस आप लोग करते थे, बिल्कुल वैसे ही है। 4i प्लस 3i 7i प्लस 3j माइनस j प्लस 2j माइनस 2k प्लस 7k प्लस 5k। ये आ गया a प्लस बी। अब कोई पूछे अगर इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड बता देना, स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कोई पूछे इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन बोलो, आप पूछ लेना रिवर्स करके, भाई एक्स एक्सिस से बतानी है कि वाई एक्सिस से बतानी है कि जेड एक्सिस से बतानी है। सपोज जैसे वाई एक्सिस से बतानी है, तो वाई एक्सिस से बतानी है तो कौन सी वाली डायरेक्शन को साइन यूज करेंगे? बीटा वाली, कॉस बीटा। और जे कैप का कॉफिशिएंट उठा लो 2 अपॉन मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 49 प्लस 4 53 प्लस 25 दैट इज 78। तो मैग्नीट्यूड हो गया 78 रूट 78। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 2 अपॉन रूट 78। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बोले कि साहब इसको डिटरमाइन करो, तो इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? अभी a प्लस बी निकाल लो पहले। तो a प्लस बी क्या होगा? 3i 4i 4j और j 5j। 3i प्लस i कितना हो गया? इसमें 4i और 4j और j कितना हो गया? 5j। ओके, तो a प्लस बी हो जाएगा 4i प्लस 5j। क्या करना है? अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर करें क्या? जी नहीं, क्योंकि यहां हमको मैग्नीट्यूड थोड़ी निकालना है, सिर्फ a प्लस बी लिखना है। तो अब इसमें अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर नहीं करेंगे। अब नीचे क्या करना है? अपॉन में a माइनस बी का मैग्नीट्यूड लिखना है। तो सबसे पहले तो a माइनस बी निकालना पड़ेगा। तो a माइनस बी निकालने के लिए क्या होगा? b को माइनस करना है, तो b को अगर माइनस करना है तो यहां माइनस माइनस हो जाएगा। 3i में से i गया 2i, 4j में से j गया 3j, 4j में से j गया 3j। a माइनस बी हो गया 2i प्लस 3j। तो यहां 2i प्लस 3j लिख दूं क्या? जी नहीं, यहां मॉड्यूलस करना है इसका। तो ये अगला क्या हो जाएगा स्टेप? 4i प्लस 5j अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 2i प्लस 3j का। 2i प्लस 3j का मैग्नीट्यूड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। So this is 4i plus 5j upon 2 square plus 3 square means 9 plus 4 13। तो 4i plus 5j upon रूट 13 ये हो जाएगा आपका a plus b upon मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b। हाँ देखिए बच्चों, अब एक नई प्रॉब्लम है ये। टू वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड्स इन द रेशियो ऑफ 3:5 आर ओरिएंटेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। If magnitude of their resultant is 49 Newton, find magnitude of each vector। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो, है ना, फिर मैं बता दूं। आप देखिए इसकी कैसे करेंगे इसको। जैसे 3:5 में है तो लेट द रेशियो कोफिशिएंट बी x। तो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड कितने हो जाएंगे? 3x एंड 5x। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? रिजल्टेंट इज गिवन बाय फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस थीटा 60 डिग्री है, 5x का स्क्वायर प्लस 2 3x 5x cos 60। ओके, सॉल्व कर लेंगे इसको। cos 60 1/2 होता है,
तो cos 60 1/2 होता है, तो 2 से 2 कट गया, हो गया 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, दिस इज 49x स्क्वायर एंड दिस इज 7x। बट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? एज पर द क्वेश्चन रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 49। So here comes x is equal to 7। x is equal to 7 हो गया, तो मैग्नीट्यूड्स कितने हो गए? 3 into 7 that is 21 and 5 into 7 35, 21 and 35। देखिए एक और प्रॉब्लम है, maximum possible resultant of two vectors has ratio of 5:2 with minimum possible resultant of same vectors, then find ratio of magnitude of vectors। अब देखिए सपोज दो वेक्टर्स हो गए a और b, है ना, और उनके मैग्नीट्यूड्स हो गए a और b, ऐसे हो जाता है। तो अब मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट कब होता है? जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं और इनका सिंपल एडिशन जो होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्टेंट होता है, a प्लस बी। और मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट के साथ 5:2 का रेशियो है। मिनिमम पॉसिबल रिजल्टेंट कब होता है? जब वो अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं, और वो होता कितना है? a माइनस बी। एज पर द क्वेश्चन ये क्या है? 5:2 है, तो इनका जो रेशियो होगा a और b का, वो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 5a माइनस 5b। ये इधर आ जाएगा, वो उधर हो जाएगा 7b इज इक्वल टू 3a, a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3। तो a और b का जो रेशियो होगा वो 7:3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक और प्रॉब्लम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर इज डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर ऑन स्मॉलर वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, जैसे कि अब a वेक्टर स्मॉलर वेक्टर हो गया और b वेक्टर जो हो गया वो बिगर हो गया, और ये कहा गया है कि b वेक्टर का जो साइज है वो a वेक्टर के साइज का डबल है, और इनका रिजल्टेंट जो है वो a वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, मींस a प्लस b जो है वो परपेंडिकुलर विथ स्मॉलर वेक्टर है ना, a वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? देखिए सबसे पहले ये सपोज ये स्मॉलर वेक्टर हो गया, ये बिगर हो गया, तो बताओ ये इसका डबल हो गया, बी ए का डबल है। अब इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो ए पर परपेंडिकुलर तो आ ही नहीं रहा, तो हम एक एप्रोप्रिएट ड्राइंग बनाएंगे। अगर मैं ऐसे कर दूं तो सही है, अभी भी ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर नहीं आ रहा है, तो थोड़ी सी कोशिश करने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे करके बनाएंगे तो हो जाएगा। ए और बी जो है वो ए का डबल है, बी इसका साइज क्या है? डबल ऑफ ए वेक्टर है, ठीक है। इस टाइप का ऑब्ट्यूस एंगल लेना पड़ेगा। अभी हमें ये एंगल नहीं मालूम है, लेकिन ये मालूम है कि इनका जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, रिजल्टेंट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो ये 90 तो ये हो गया। अब कहीं से ये एंगल और मालूम पड़ जाए तो वी विल रीच ऑन टू द आंसर। सपोज दिस एंगल इज अल्फा, ठीक है, थोड़ा नाम रख लेते हैं ओ ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में हमको ये मालूम है, ये अच्छा ये ए वेक्टर है तो इसका साइज सपोज ए है, तो अगर ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। अब ये मालूम है और ये मालूम है, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन बताने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो? साइन, तो हम साइन अल्फा का यूज करेंगे। साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? ए, हाइपोटेनियस क्या है? ये बी का साइज, बट बी का साइज कितना है? एज पर द क्वेश्चन डबल ऑफ ए का साइज है,
तो ये 1/2 हो जाएगा, लेकिन 1/2 होता है साइन 30। 1/2 क्या होता है? देखिए साइन अल्फा इजिकल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस, बी का साइज डबल ऑफ ए है, ए से ए कट गया साइन 30, और साइन अल्फा इजिकल टू साइन 30, तो अल्फा इजिकल टू कितना हो गया 30, तो ये एंगल कितना हो गया 30, तो आंसर कितना हो गया? आंसर कितना हो गया 90 + 30 दैट इज 120। ऐसे करके आ जाएगा ये।